नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गोस्ट पर। आज की कहानी है अर्णव गिल की, एक सिविल इंजीनियर जो अपने पिता के अतीत के खौफनाक राज से अनजाने में टकरा जाता है। पुश्तैनी घर, अनसुलझे रहस्य और डरावने सच। क्या अर्णव इस भयानक सफर में खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा? तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य के इस सफर पर निकलने के लिए। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ मिस्टर गोस्ट पर। पतझड़ का मौसम यानी सर्द दिनों की आहट, पीले और सूखे पड़ चुके पत्ते टहनियों का साथ छोड़ रहे हैं। हवाओं के झोंकों पर सावरी करता एक सूखा पत्ता बार बार सामने बनी एक बिल्डिंग के बंद शीशों से टकरा रहा है। अर्णव 6 माले पर बने अपने ऑफिस केबिन से ये सब देख मुस्कुरा रहा है और मन ही सोचता है, इस पत्ते का कोई वजूद नहीं, फिर भी हवाओं के जोर में शीशे से टकरा रहा है। तभी ऑफिस टेबल पर रखे रिसीवर में रिंग होती है, जिससे अर्णव का प्रकृति मोह भंग हो जाता है। आगे बढ़कर कॉल रिसीव करते हुए बोलता, हेलो अर्णव स्पीकिंग। दूसरी तरफ से अनामिका, रिसेप्शनिस्ट, बोल रही है। हाँ बोलो अनामिका। सर, मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं। अर्णव अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। इतना कहकर अर्णव कॉल कर कट देता है। कुछ ही देर बाद डोर पर नॉक के साथ मिस्टर खुराना अंदर आते हैं, जिन्हें देख अर्णव बहुत अच्छे वेलकम करता है। अरे खुराना साहब, आइए आइए, काफी दिनों बाद आना हुआ। और बताइए क्या लेंगे, चाय या कुछ ठंडा? खुराना साहब मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अरे अर्णव जी क्यों तकल्लुफ करते हैं, आपका कुछ पेमेंट बकाया था, उसी का चेक देने चला आया और एक नए प्रोजेक्ट पर भी बात करनी है। और बताइए मेजर साहब कैसे हैं? काफी समय हो गया उनसे मुलाकात नहीं हुई। पापा बिल्कुल ठीक ही, ज्यादा समय घर पर ही रहते हैं, बाहर कम जाते हैं। अरे खुराना साहब, पेमेंट हो जाता ना, आप कहीं भागे जा रहे हैं ना? अच्छा ये बताइए आप किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? खुराना साहब चाय का कप उठाकर चुस्की लेते हुए कहते हैं, दरअसल मेरी अंबरपुर काल्पनिक नाम में 5 बीघा जमीन पड़ी है, जिसे मैंने गांव के ही एक किसान को खेती के लिए दे रखा था। पर अब कुछ बदमाश उस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं उस जमीन पर होटल बना दिया जाए। इस तरह अवैध कब्जे का खतरा भी टल जाएगा और होटल से आमदनी भी बढ़ेगी। वैसे भी उस रोड पर दूर दूर तक कोई होटल नहीं है, मुसाफिरों को काफी दिक्कत होती है, क्यों ठीक रहेगा ना? अंबरपुर के नाम से अर्णव थोड़ा चौंक जाता है। कुछ देर ठहर कर कहता है, ओह, अंबरपुर कहीं NH 110 के पास वाले गांव की बात तो नहीं कर रहे आप? खुराना साहब हाँ में सर हिलाकर जवाब देते हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है आपका। अंबरपुर मेरा पुश्तैनी गांव है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। होटल खुल जाने से वहां के लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा और मुसाफिरों को भी राहत मिलेगी। ठीक है खुराना साहब, एक दिन का साइट पर काम बाकी है, उसके बाद मैं आपकी जगह का इंस्पेक्शन कर लूंगा, फिर मैप तैयार कर जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। वैसे भी शहर के पॉल्यूशन भरे माहौल में काम करते करते थक सा गया हूं, अब थोड़ा खुले माहौल में काम करके अच्छा लगेगा। इस पर खुराना साहब ठहाका लगाते हुए कहते हैं, ये भी ठीक कहा आपने, अच्छा तो अभी मैं चलता हूं, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी होगी मुझे बता देना। इतना कहकर खुराना साहब बाहर चले जाते हैं। तभी राघव केबिन में एंटर होता है। राघव एक हंसमुख खुले विचारों वाला लड़का है और अपने भाई को बहुत प्यार करता है। अर्णव भी छोटे भाई पर जान छिड़कता है। हेलो भाई, कैसे हैं आप? पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? अर्णव मुस्कुराते हुए कहता है, हम बात तो खास है, हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक होटल बनाना है खुराना साहब का, वो भी हमारे पुश्तैनी गांव अंबरपुर में। राघव को जानकर खुशी होती है, ये तो अच्छी खबर है भाई, पापा भी खुश होंगे। इतने में अर्णव के मोबाइल पर रिंग होती है, जिसे देख अर्णव का मूड एकदम बदल जाता है। राघव तिरछी निगाहों से मोबाइल की तरफ देख मौके की नजाकत भांपने की कोशिश करता है।
अर्णव मोबाइल साइलेंट करते हुए कहता है, राघव अभी मैं साइट पर जा रहा हूं, शाम को मुलाकात होगी। इतना कहकर अर्णव बाहर चला जाता है। राघव मन ही मन सोचता है, आखिर किसका कॉल आया था जिसे देख भाई का मूड ऑफ हो गया। रात होने को है, सूरज पूरी तरह ढल चुका है। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ परवास कर रहे हैं। ठंडी हवाएं तन से टकरा कर कप्पी पैदा कर रही है। आसमान की लाली धीरे धीरे काले साए में बदल चुकी है। उधर मेजर साहब हॉल में पड़े सोफे पर बैठे हैं। सर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है मेजर साहब ने बालों में डाई की एक बूंद भी न लगाई हो। कभी चेहरे पर अभी हल्की झुर्रियां हैं, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा है। हाथ में छड़ी लिए कभी दीवार घड़ी तो कभी सामने गेट पर नजरें जा ठहरती है, जैसे किसी के इंतजार में हो। बेटा राघव भाई को फोन तो लगा पता कर कहाँ रह गया। चिंतित स्वर में मेजर साहब राघव को कॉल लगाने के लिए कहते हैं। मैंने काफी बार ट्राई किया पर भाई का फोन बंद आ रहा है। ऊपर बने कमरे से नीचे उतरे हुए राघव जवाब देता है। मेजर साहब की चिंता लाजमी है क्योंकि इतने समय तक अर्णव कभी बाहर नहीं रहता। लड़खड़ाते हुए छड़ी का सहारा लेकर मेजर साहब ऊपर कमरे में जाने को होते हैं। तभी राघव रोकते हुए कहता है, डेढ़ कहाँ जा रहे हैं आप? सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, मैं शाइना अर्णव की पत्नी को देखने जा रहा हूं। अब कैसे है वो? राघव आगे बढ़कर पिता का हाथ थामते हुए कहता है, डेढ़ आप चिंतित ना हो, भाभी अब ठीक है, मैंने मेडिसिन दे दी है, वो सो रही है। वैसे भी आपसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं हूं ना यहां पर। इतना सुनकर मेजर साहब गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक अर्णव नहीं आ जाता। मैं यही उसका इंतजार करूंगा। इतने में बाहर से आती हुई गाड़ी के हॉर्न की आवाज दोनों का ध्यान खींचती है। कुछ देर बाद अर्णव अंदर आता है, जिसे देख राघव सवालों की झड़ी लगा देता है। भाई आ गए आप? कहाँ थे अब तक? इतनी देर क्यों कर दी आने में? आपका फोन भी बंद आ रहा था। मेजर साहब बीच में टोकते हुए कहते हैं, राघव अर्णव को अंदर तो आने दो। इतने सवाल एक साथ। राघव शांत हो जाता है। अर्णव चेहरे से बहुत थका हुआ लगा रहा है। सोफे पर बेठेत हुए कहता है, क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मेजर साहब और राघव एक दूसरे को देखते हैं। मेजर साहब तिरछी निगाहें करते हुए कहते हैं, बेटा कहाँ थे तुम? कम से कम फोन करके बता तो देते। यहां हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। ऊपर से शाइना की तबीयत भी ठीक नहीं है, दोपहर का खाना भी नहीं खाया उसने। इतना सुनकर अर्णव मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, अच्छा तो उसमें क्या है? शाइना का कोई नया नाटक होगा। और मैंने बोला तो था आज देर हो जाएगी आने में। गुप्ता टेक्सटाइल की फैक्ट्री का काम पूरा हुआ है। आज हिसाब किताब में और लेबर को पेमेंट करने में देर हो गई। फिर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इस वजह से फोन बंद हो गया। इतना सुनकर मेजर साहब को तसल्ली होती है। ठीक है, अब जाकर शाइना की तबीयत को पूछ लो, उसे अच्छा लगेगा। और हां, मना मत करना। अपने पिता के कहे को अर्णव ने कभी नहीं टाला। ना चाहते हुए भी सर झुकाए ऊपर बने कमरे की तरफ चल देता है। अर्णव देखता है कमरा खुला हुआ है। कमरे में बस एक ही लाइट जल रही है, जिसकी रोशनी बहुत धीमी है। शाइना बिस्तर पर बेखबर सो रही है। लंबे घने बाल, उजला रंग, आकर्षित यौवन चेहरे पर कशिश। ना गालों पर लाली, ना होठों पे सुर्खी, ना कोई खास श्रृंगार। फिर भी सोते हुए शाइना सुंदर लग रही है। शाइना का मासूम चेहरा देख कुछ पल के लिए अर्णव के दिल में प्रेम उमड़ आता है। आहिस्ता से शाइना के पास बैठ जाता है और उसके हाथ की नस पकड़ बुखार की कैफियत का अंदाजा लगाने लगता है। फिर उसके खुले बालों को उंगलियों से हटाकर माथे पर हथेलियों से दबाता है और मन ही मन कहता है, इसको तो सच में बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के लेकर जाता हूं। अर्णव मनोचिंतन में डूबा हुआ होता है कि इतने में शाइना की आंख खुल जाती है। अर्णव एकदम से अपना हाथ पीछे खींचते हुए खड़ा हो जाता है, जैसे जताना चाहता हो कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अर्णव को अपने पास खड़ा देख
शाइना बिस्तर से उठने को होती है। उस पर अर्णव हाथ के इशारे से उसे लेटे रहने को कहता है। शाइना खुद को संभालते हुए दबे लहजे में कहती है, आप आ गए। पापा को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, बार बार फोन लगवा रहे थे। खाना खाया आपने? मैं लीला, घर की मेड से कहकर खाना लगवा देती हूँ, आप फ्रेश हो जाए। इतना कहकर शाइना बिस्तर से उठने को होती है। अर्णव फिर हाथ का इशारा देकर उसे रोकते हुए कहता है, हाँ मैं पापा से मिल लिया हूं, तुम आराम करो, अभी मुझे भूख नहीं है। बाहर से अर्णव यही दिखाने की कोशिश करता है कि उसे शाइना से नफरत है, लेकिन मन ही मन उसके लिए चिंतित है। मन ही मन सोचता है, कितनी परवाह है इसे मेरी और मेरी फैमिली की, और एक मैं हूं स्वार्थी। अर्णव को इस तरह परवाह करते देख शाइना खुश होती है। मन ही मन सोचती है, आज अर्णव का मूड ठीक है, यही सही समय है अर्णव को रिपोर्ट दिखाने का। शाइना थोड़ा झिझकते हुए दबे स्वर में कहती है, वो आपसे, वो कुछ कहना था आपसे। अर्णव भी बिस्तर पर पास बैठते हुए आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलो क्या कहना है। झिझक किस बात की? अर्णव की सहमति मिलते ही शाइना में जोश आ जाता है और वो कहने के बजाय एक रिपोर्ट अर्णव के हाथ में थमा देती है। अर्णव चौंकते हुए पूछता है, ये क्या है? उस पर शाइना आंखों में चमक लाते हुए कहती है, खुद ही देख लो। अर्णव रिपोर्ट खोल पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें लाल हो जाती है। गुस्से में रिपोर्ट फेंकते हुए कहता है, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था, मैं इस रिश्ते को अब और नहीं बढ़ाना चाहता, मेरे मना करके बाद भी। इतना कहकर अर्णव बाहर चला जाता है। शाइना पर तमो का पहाड़ टूट पड़ता है। एक पल में उसके सारे सपने चूर हो गए। अपने बाल खींचने लगती है, जिन आंखों में खुशी की चमक झलक रही थी, अब वो आंखें आंसुओं से सराबोर है। रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर तकिए के नीचे दबा देती है। खुद को दोषी मानते हुए मन ही मन कहती है, सब मेरी गलती है, मुझे रिपोर्ट दिखानी नहीं थी। उधर अर्णव दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है और बिना किसी को बताए अगली सुबह अंबरपुर के लिए निकल जाता है। अंबरपुर काल्पनिक नाम। अंबरपुर नेशनल हाईवे से सटा एक छोटा गांव है। शहर से दूर पहाड़ियों पर बसा शांत वातावरण और कम आबादी वाला, जहां के लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अर्णव अपनी निजी गाड़ी से पहाड़ी रास्ते से चढ़ता हुआ दिन के उजाले में अंबरपुर हाईवे से सटी मिस्टर खुराना के प्लॉट पर पहुंच जाता है और वहां दिन भर काम करने के बाद वापस अपने घर की राह लेता है। एक तो सर्दी का आगमन, ऊपर से पहाड़ी इलाका, सूरज ढलते ही रास्तों पर हल्का कोहरा उतर आया। सुनसान सड़क, ना बंदा ना बंदे की जात, दूर तलक सिर्फ कोहरा ही कोहरा और खड़ी ढलान। अर्णव अंबरपुर से 5 किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुकता है, जहां उसे पता चलता है कि आगे मौसम और भी खराब है। अंबरपुर का एक निवासी बताता है, अरे बाबूजी, आगे सड़क और मौसम दोनों बहुत खराब है। मेरी मानो तो आज रात यही अंबरपुर में कहीं ठहर जाओ। आगे जाना खतरे से खाली ना होगा, सुबह होते ही निकल जाना। अर्णव को उस आदमी की बात सही लगती है। वो मन ही मन कहता है, क्यों ना आज की रात यही रुका जाए। वैसे भी मेरे पास मकान की चाबियां तो है ही। वो आगे ना जाकर अंबरपुर में बने अपने पुश्तैनी मकान में ठहरने का फैसला लेता है। वैसे तो मकान बहुत पुराना है, लेकिन मजबूत बना हुआ है। अब उसमें कोई नहीं रहता, फिर भी लाइट पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। मेजर साहब ने गांव के ही एक गरीब आदमी को मकान की देखभाल के लिए रख छोड़ा है। हर साल मकान में रंगाई पुताई का काम कराया जाता है, जिससे मकान आज भी नया जैसा है। मकान में रखे फर्नीचर को अच्छे से कवर किया गया है ताकि धूल मिट्टी ना लगे। मकान में अंदर जाते ही एक हॉल, 2 कमरे और दोनों कमरों के बीच में एक गैलरी है, जिसमें कुछ सीढ़ियां बनी हुई है जो तहखाने में खुलती है। अर्णव समय न गवाते हुए अपने मकान पर पहुंच जाता है। मकान एकदम साफ सुथरा पड़ा है। अर्णव अच्छे से मकान का मुआयना करने के बाद रोशनी करके सो जाता है। लगभग रात के 2 बजे चारों ओर घना अंधेरा
और सन्नाटा ऐसा कि कुत्ते भी शांत है। बस हॉल में टंगे घंटे की टिक टॉक सुनाई दे रही है। अचानक घबराकर अर्णव की आंख खुल जाती है। उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द से कर रहा हो, कोई मदद को पुकार रहा हो। इससे पहले कि अर्णव खुद को संभाल पाता, एक और दर्द भरी चीख उसके कानों को सुन कर देती है। हड़बड़ाहट में अर्णव अपने बैग से लाइसेंस गन निकलता है और उसे लोड कर दबे पांव आहिस्ता से आवाज की दिशा की ओर बढ़ता है। आवाज बाथरूम से आ रही है। वो तेजी से बाथरूम के दरवाजे को धकेल अंदर मोबाइल फ्लैश से रोशनी करता है और देखता है लगभग 14 साल की एक बच्ची जो दोनों घुटनों के बीच अपना सर दिए हुए है, जिसने सफेद फटा हुआ फ्रॉक पहन रखा है, जिस पर जगह जगह मिट्टी और खून के धब्बे लगे हुए हैं। उस बच्ची के बाल बिखरे हुए हैं और दर्द भरी सिसकी ले रही है। अचानक वो लड़की अपनी मुंडी ऊपर करती है। लाल आंखें, पूरा चेहरा खून से लथपथ, जैसे किसी ने सैकड़ों बार चाकू से वार किया हो। लड़की का भयावह चेहरा देख अर्णव के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी धड़कन धीमी पड़ जाती है, कान सुन पड़ जाते हैं। डर के मारे नजरें चुराकर पीछे हटने को होता है और फिर पलटकर बाथरूम में देखता है तो वहां कोई नहीं होता। लड़की का भयावह चेहरा देख अर्णव के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी धड़कन धीमी पड़ जाती है, कान सुन पड़ जाते हैं। डर के मारे नजरें चुराकर पीछे हटने को होता है और फिर पलटकर बाथरूम में देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इतना सब देखने के बाद आखिर कौन कठोर मन होगा जो भयभीत न हो उठे। अर्णव का हलक शुष्क पड़ गया। कड़कड़ाती ठंड में भी उसके पसीने छूटने लगे। उसे कुछ सूझता नहीं है, आखिर करे तो करे क्या। इस वक्त तो कोई मदद को भी ना आएगा। अर्णव ने विचारते हुए एक गहरी सांस ली और फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने को हुआ। तभी उसे आभास हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। तेजी के साथ पीछे पलटने पर देखा वहां कोई नहीं था। फिर एक सामने खिड़की पर ठंगे पर्दे की सरसराहट से अर्णव का ध्यान खिड़की पर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है। अर्णव खिड़की के पास जाकर एक झटके में पर्दा खींचकर देखता है, लेकिन वहां किसी को नहीं पाता। मन में भय और जिज्ञासा लिए हुए अर्णव खुद को दिलासा देता है, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। अपने मन को झूठी तसल्ली देते हुए अर्णव फिर बिस्तर पर जा लेटता है। जल्द ही उसकी आंख लग जाती है। अभी पूरी तरह आंख भी ना लगी थी कि एक जोरदार आवाज के साथ उसकी फिर नींद भंग हो जाती है। आवाज इतनी तेज है आ रही है कि उससे सुनना भी गवारा नहीं। अर्णव आंखों में नींद लिए डगमगाता हुआ सहमी लर्जी हुई आवाज में थोड़ी बहुत जान डालकर कहता है, कक्को ननन कौन है वहां? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? सामने आओ। अर्णव खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ता है। इस बार आवाज तहखाने से आ रही है। तहखाने को जाती सीढ़ियां लकड़ी की बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी को उन लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों पर घसीटा जा रहा हो। अर्णव लरसते हुए कदमों से तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचता है। मोबाइल की रोशनी से दरवाजे का मुआयना करता है। तहखाने के दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे आज तक ताला खोलने ना गया हो। ताला मकड़ी के जालों और धूल मट्टी से सराबोर है। वक्त ने ताले को जंग आलूद कर दिया है। अर्णव हाथ से ताले को छू कर देखता है और मन ही मन कहता है, ताला बिल्कुल सही लगा हुआ है। ऐसा लगता है सालों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। फिर तहखाने से आती आवाज कैसी है? कौन हो सकता है अंदर? अर्णव जोर जोर से तहखाने के दरवाजे को पीटता है। अपनी सहमी हुई आवाज में जोर देकर पूछता है, कौन है अंदर? अर्णव के ऐसा करने से आवाज बंद हो जाती है और फिर एक मदद की पुकार उसके कानों में गूंजती है, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा कान में बोल रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इतना सुनकर डर के मारे अर्णव कांपने लगता है। उसकी आवाज तक ना निकलती है। वो उल्टे पैर बाहर की तरफ भागता है और हॉल में लगे वॉश बेसिन में जाकर अपने मुंह पर पानी के छपके मारता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर दूर एक खेत में जाती है। वो देखता है एक छोटी बच्ची ठंडी अंधेरी रात में खुले मैदान में बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है।
उस दृश्य को देख अर्नव हैरान होते हुए खुद से सवाल करता है, इतनी सर्द अंधेरी रात में आखिर ये लड़की अकेली क्या कर रही है? कौन है लड़की? अर्नव तेजी के साथ खिड़की पर लगे शीशों को हटाकर गौर से देखता है। वो देखता है उस लड़की ने सफेद फ्रॉक पहन रखी है जो जगह जगह से पटी हुई है और उस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। मन ही मन कहता है कि ये लड़की तो अभी बाथरूम में दिखाई दी थी। अब अर्नव को यकीन हो जाता है कि ये लड़की कोई इंसान नहीं हो सकती और वो कोई सपना नहीं देख रहा है, न किसी भ्रम में है। अर्नव स्तंभ रह जाता, पास ही पड़े सोफे पर बैठ जाता है। भय ने उसकी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया। ना कुछ सूझता ना समझ आता, आखिर करे तो करे क्या? जाए तो जाए कहाँ? किससे मदद मांगे अंधेरी सर्द रात में बाहर कहा जाए? इसी कशमकश में ना जाने किस पहर उसकी आंख लग गई। अगली सुबह अंधेरी सर्द रात तौव के साए में ढल गई। एक नया सूरज नई रोशनी लिए निकल आया चारों, और प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश से पैदा हुई गर्मी ने कोहरे की चादर को पिघलाकर ठंडी बूंदों में बदल दिया। परिंदे घोंसलों से परवास पर है। एक नए लक्ष्य के साथ गांव वासी अपने मवेशियों के साथ पग डंडियों से होते हुए चरागाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। सूरज सर पर चढ़ आया है, उसकी तेज किरणें खिड़कियों के रंगीन कांच से होते हुए अर्नव के चेहरे पर पड़ रही है। अर्नव बेसुध सा सोफे पर ही सो रहा है, तभी दरवाजे पर किसी की दस तक से अर्नव नींद के आगोश से बाहर निकल आंखें खोल देखता है तो रात का काला साया दिन की तेज धूप में बदल चुका होता है। अर्नव आंख मलते मलते लड़खड़ाता हुआ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बुखार की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है। उसकी नाक जाम पड़ चुकी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर बहुत भारी हो गया है। आवाज ने भी साथ छोड़ दिया। उधर दरवाजे को कोई लगातार बजाए चला जा रहा है। जैसे तैसे अर्नव लड़खड़ाता हुआ दरवाजे पर पहुंच अपनी थकी दबी आवाज में पूछता है, कौन है भाई सुबह सुबह? दूसरी ओर से आवाज आती है, अरे बाबूजी, हम हैं हरिया, मकान की देखभाल करने वाला गरीब किसान। इतना सुनकर अर्नव दरवाजा खोल बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। हरिया अंदर आता है। उसके हाथ में एक बड़ा टिफिन है और चाय की केतली। अंदर आते हुए कहता है, बाबूजी, हमें पता चला आप यहाँ रात से ठहरे हुए हैं, तो आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए। क्या बात बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही? लगता है आपको यहाँ का मौसम रास नहीं आया। अर्नव धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही समझो। अच्छा हुआ हरिया तुम आ गए। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, रात में यही हॉल में सो गया, जिस वजह से ठंड लग गई। आसपास कोई मेडिकल स्टोर या डॉक्टर हो तो मुझे दवाई ला दो। इतना सुन हरिया गांव के ही डॉक्टर के पास दवाई लेने चला जाता है। अर्नव मन ही मन कहता है, रात जो कुछ हुआ वो सब हरिया को बताना सही नहीं होगा। वो क्या सोचेगा कि शहरी बाबू कितने बुज़दिल हैं। कुछ ही देर बाद हरिया दवाई ले आता है। अर्नव फ्रेश होकर नाश्ता करता है और दवाई लेकर सो जाता है। 2-3 घंटे नींद लेने के बाद अर्नव की आंख खुलती है। वो खुद को बेहतर महसूस करता है। अब उसका बुखार उतर चुका है। वो फैसला करत ही कि अभी 2 दिन और अबरपुर में गुजारेगा, और दोपहर बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर निकल जाता है। काम में व्यस्त अर्नव को समय का पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते सूरज की सुर्खलाली शाम के सुरमाई रंग में बदल जाती है। सूरज ढलते ही तापमान गिरना शुरू हो जाता है। फिर वही ठंड और कोहरा। अर्नव पास में ही जलते अलाव के पास बैठ जाता है और अपने मोबाइल में किसी की तस्वीर को बड़े गौर से देखता है। उस पर हाथ फिराता है, उसे चूमता है। तभी मोबाइल फोन पर रिंग होती है। अर्नव देखता है राघव का कॉल आ रहा होता है। अर्नव कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से राघव बात कर रहा है, थैंक्स गॉड भाई, आपका फोन लग तो गया, कब से ट्राई कर रहा हूं। आप कहाँ हैं? बिना बताए कहाँ चले गए? डेट बहुत चिंता में है और भाभी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इससे पहले कि राघव और सवाल करता, अर्नव उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे राघव शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूं। मैं यहां अंबरपुर में आया हुआ हूं और बिल्कुल ठीक हूं।
मैंने तुम्हें एक नए कॉन्ट्रैक्ट कब बारे में बताया तो था, उसी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यहाँ सिग्नल बहुत वीक है, इसलिए फोन नहीं लग रहा है। डेट से कहना चिंता ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाइना को भी समझा देना, मैं कल दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अभी अर्नव बात कर ही रहा होता है कि सिग्नल फिर साथ छोड़ देते हैं और कॉल कट हो जाती है। उधर राघव को कम से कम ये तो तसल्ली हो ही गई कि अर्नव अंबरपुर में है और बिल्कुल ठीक है। अर्नव अपना काम निपटा कर वापस मकान की तरफ चल देता है। सर्द रात और गांव का माहौल, लोग दिन ढलते ही अपने घरों में चले जाते हैं। कोहरे की चादर में लिपटी सुनसान सड़क और घना अंधेरा। अर्नव मध्यम गति के साथ गाड़ी चला अपने मकान की राह लेता है। उसने तय किया कि आज रात वो हरिया को अपने साथ सुलाएगा। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजर बैक मिरर पर जा टिकती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा है। अर्नव गाड़ी रोक पीछे पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है उसका वहम था और कुछ ना सोचते हुए अर्नव सीधा मकान पर पहुंचता है। मकान का दरवाजा खोल जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वहां का दृश्य देख उसकी आंखें पटी की फटी रह जाती है। वो दंग रह जाता है। एक के बाद एक घट रही विचित्र घटनाओं ने अर्नव को झिंझोड़ कर रख दिया है। अर्नव आज रात फिर मकान में ही गुजारेगा। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लिए वो मकान की तरफ बढ़ता है। गाड़ी को साइड लगा अर्नव दरवाजे पर लगे ताले को खोल जैसे ही अंदर कदम रखता है। वहां का दृश्य देख उसकी आंखें पटी की फटी रह जाती है। एक भयानक दृश्य जिसे देख वो दंग रह जाता है। कल रात घटित विचित्र घटनाओं से अभी अर्नव उबर कर भी नहीं पाया था कि अब ये सब उसके लिए काफी डराने वाला है। अर्नव देखता है हॉल के फर्श पर चारों और गाढ़े खून के धब्बे लगे हुए हैं, जैसे किसी को बेरहमी से काटा गया हो। ताजे खून की गंध पूरे कमरे में फैली हुई है। अर्नव नाक सिकुड़ता हुआ अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ता है, उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वो निशानों का पीछा करते करते तहखाने के दरवाजे पर पहुंच जाता है। तहखाने के दरवाजे पर खून के पंजे छपे हुए हैं। इतना सब देख अर्नव से रहा नहीं जाता। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। वो निर्णय लेता है कि तहखाने का दरवाजे खोल अंदर जाएगा। बहुत ढूंढने पर उसे तहखाने की चाबी मिल जाती है। काफी सालों से बंद ताला जंग में जकड़ा हुआ काफी मुश्किल से खुलता है। फिर तहखाने का जाम दरवाजा भी काफी मेहनत के बाद खुल ही जाता है। अर्नव एक हाथ में लोडेड गन और दूसरे हाथ में मोबाइल की फ्लैश लेकर तहखाने में उतरती लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। सालों से बंद तहखाना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। बहुत ही गंदी गंध पूरे तहखाने में फैली हुई है, जैसे किसी का मांस सड़ रहा हो। अर्नव खुद से कहता है तहखाना मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। देखकर लगता नहीं कोई यहां पर मौजूद होगा। फिर ये आवाज और निशा कैसे है? मुझे और नीचे जाकर देखना होगा। इतना कहकर अर्नव तहखाने की तह में उतर जाता है। चारों तरफ सिर्फ लकड़ी का टूटा फूटा बेकार सामान पड़ा हुआ है, जिसे वक्त और दीमक दोनों ने गला दिया। अचानक अर्नव के कानों में एक दर्द भरी आवाज गूंजती है, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो, कोई दर्द से तड़प रहा हो। अर्नव के हाथ पैर लर्जने लगते हैं, हलक खुश्क हो जाता है। वो आवाज की दिशा की तरफ रोशनी करता है। उसे तहखाने की सीढ़ियों के नीचे बनी तंग जगह में किसी के होने का आभास होता है। अर्नव पास जाकर ध्यान से देखता है। वहां उसे वही छोटी बच्ची बिल्कुल नग्न अवस्था में दिखाई देती है। उस बच्ची ने दोनों घुटनों के बीच अपना सर दिया हुआ है और सिसक कर रो रही है। पहले तो अर्नव की आवाज नहीं निकलती, फिर अपनी डरी सहमी हुई आवाज में जोर डालकर अर्नव कहता है, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अर्नव के सवालों का वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। अचानक उसकी रोने की आवाज बंद हो जाती है। अर्नव को कुछ समझ नहीं आता लड़की चुप क्यों हो गई। दूसरे ही पल वो लड़की अपना सर ऊपर करती है। उसकी डरावनी लाल आंखों से बहता काजल चेहरा बुरी जख्मी है। उसके घावों से खून बह रहा है। उसका भयानक चेहरा देख अर्नव वापस ऊपर जाने को होता है। इससे पहले कि अर्नव खुद को संभाल पाता,
वो लड़की तेजी से अर्नव पर झपटती है। उसके प्रहार से अर्नव दूर जा गिरता है और मोबाइल गिरकर बंद हो जाता है। अंधेरे तहखाने में बस एक ही आवाज गूंजती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। गिरने की वजह से अर्नव के सर में चोट आती है और वो वही बेहोश हो जाता है। उधर अर्नव के घर में मेजर साहब चिंता के मारे सो नहीं पा रहे हैं और बिस्तर पर ही करवट बदल रहे हैं। शाइना का बुरा हाल है, सबका दोषी खुद को मान रही है और भगवान के सामने भगवान से लोल लगाए हुए है। तभी राघव घर में आता, जिसे देख शाइना घबराकर राघव से पूछती है, राघव क्या हुआ? अर्नव से बात हुई? उस पर राघव तसल्ली देते हुए कहता है, भाभी रिलैक्स, भाई बिल्कुल ठीक है, अभी मेरी उनसे बात हुई। इतना सुनकर मेजर साहब छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से हॉल की तरफ आते हैं। बेटा राघव, अर्नव से क्या बात हुई तुम्हारी? कहाँ है वो? राघव जवाब देता है, डेड। भाई बिल्कुल ठीक है, वो अंबरपुर में है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है वही पास में, बस उसी के काम से वहां है और अपने पुश्तैनी मकान में ठहरे हुए हैं। डेड, वहां नेटवर्क बहुत वीक है, इसलिए भाई से बात नहीं हो पाई। अंबरपुर का नाम सुनकर मेजर साहब को झटका लगता है। अचानक उठ खड़े होते हैं। क्या कह रहे हो? अर्नव अंबरपुर वाले मकान में ठहरा हुआ है? ये सही नहीं है बेटा, अपने भाई को तुरंत वापस बुलाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है, वो जगह ठीक नहीं है, उस घर पर मनहूस आया है। बेटा कैसे भी करके अर्नव को फोन लगाओ, उसे वापस बुलाओ। मैं कुछ नहीं जानता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। राघव और शाइना हैरान नजरों से मेजर साहब को देखते हैं। राघव हैरान होते हुए पूछता है, डेड आप क्या कह रहे हैं? भाई किसी मुसीबत में है क्या? मुझे बताए। उस पर मेजर साहब कुछ देर सोचकर अपना मोटा चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, वो घर मनहूस है, उस पर एक बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो घर आज तक बिक ना सका ना कोई उस मकान को किराए पर लेना चाहता है। और आज तक मैंने इसलिए तुम्हें उस मकान से दूर रखा। तुम्हें याद है 2 साल पहले एक मजदूर घर की पुताई करते समय नीचे गिर गया था, जिसमें उसकी टांगे खराब हो गई। जैसे तैसे मैंने उसे पैसे देकर उस बात को दबाया। वो मजदूर खुद नहीं गिरा था, उसे आत्मा ने गिराया था। ये बात पूरा गांव जानता है, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूं, अर्नव को वापस बुला लो। इतना कहकर मेजर साहब चिंतामय हो जाते हैं। राघव और शाइना को अर्नव को बहुत फिक्र हो रही। उन्हें डर है कहीं कोई घटना ना घट जाए। अगली सुबह अंबरपुर में हरिया अपनी मस्ती में मग्न गाता हुआ चाय नाश्ता लिए हुए मकान की तरफ आता है। इसे दूर से मकान का दरवाजा खुला दिखाई देता है। मन ही मन कहता है, लगता है आज बाबूजी सवेरे उठ गए, चलो अच्छा है, दरवाजा पीटना नहीं पड़ेगा। हरिया अंदर आते ही बाबूजी बाबूजी कहकर पुकारता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। हरिया को थोड़ी चिंता होती है। हरिया तेजी के साथ हर कमरे में देखता है। उसके कानों में किसी के करहाने की आवाज गूंजती है। हरिया फुर्ती से तहखाने में देखता है और वहां अर्नव को बेसुध अवस्था में पाता है। अर्नव को ऐसी हालत में देख हरिया के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसकी समझ कुछ नहीं आता, आखिर अर्नव वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे? वो मन ही मन सोचता है, अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मेजर साहब को क्या जवाब दूंगा। हरिया दौड़कर पास के खेत में काम कर रहे किसानों को बुलाकर लाता है और उनकी मदद से अर्नव को बाहर बिस्तर पर लिटा देता है। कुछ देर बाद गांव का एक व्यक्ति डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर साहब अर्नव का चेकअप कर जरूरी दवाई देकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद अर्नव को होश आता है। अपने आसपास जमा लोगों को देखकर एक झटके से उठ बैठता है। घबराते हुए हरिया से पूछता है, हरिया ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो तहखाने में था फर्श की तरफ देखते हुए। क्या तुमने फर्श की सफाई की है? यहाँ तो इतना कहकर चुप हो जाता है। उस पर हरिया अर्नव को लिटाते हुए जवाब देता है, बाबूजी आप घबराओ मत, आराम से लेटो। ये सब अपने गांव के ही लोग हैं। आप तहखाने में बेहोश पड़े थे, मैंने ही इनको मदद के लिए बुलाया था।
और मैंने कोई सफाई नहीं की। फर्श तो पहले से ही साफ सुथरा पड़ा था। हरिया की बात सुन अर्नव चौंकते हुए पूछता है, क्या? मैं बेहोश था। मतलब मैं सारी रात वहां पड़ा था। थोड़ी देर बाद हरिया के सिवाय सभी लोग चले जाते हैं। हरिया अर्नव को चाय की प्याली थमाते हुए पूछता है, बाबूजी एक बात बताओ, आप वहां क्या कर रहे थे? माफ करना, मेरा मतलब है आप वहां कैसे पहुंचे? क्या हुआ था आपको? इतना सुनकर अर्नव चुप हो जाता है। हरिया को कोई जवाब नहीं देता। उससे लगता है अभी हरिया को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। दूसरी ओर मेजर साहब सुबह सुबह राघव के कमरे के बाहर से चिंतित स्वर में उसे पुकारते हैं। पिता की घबराई आवाज सुन राघव तेजी से कमरे से बाहर निकल आता है। डैड, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। मेजर साहब की सांस फूल रही है। हाथ के इशारे से मना करते हुए कहते हैं, बेटा हुफफ मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत ठीक है। मुझे अर्नव की बहुत चिंता हो रही है। लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मैंने सवेरे एक भयानक सपना देखा, राघव का हाथ पकड़ते हुए। बेटा, तुम कैसे भी करके अपने भाई को बुला लो। इतना कहकर मेजर साहब की आंखें नम हो जाती है। राघव पास पड़े सोफे पर पिता को बिठाकर ढाढ़स बंधाते हुए कहता है, डैड, आप एक सोल्जर होते हुए भी इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? भाई को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मैं कैसे भी करके भाई से कांटेक्ट करता हूं और आज ही भाई को वापस बुला लूंगा। अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले। शाइना भी ऊपर से सब सुन चिंतित हो जाती है। पिता की बेबसी देख उसकी आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। अंबरपुर में अर्नव के असिस्टेंट आपस में बात करते हुए, असिस्टेंट 1, तुमने अर्नव साहब को देखा? कल बिल्कुल भी उनका काम में मन नहीं था, पता नहीं कहां खोए हुए थे। डीपीसी में कुछ कमी रह गई थी। फिर भी कुछ नहीं बोला। मैंने ही उल्टा उन्हें इस बारे में बताया। दूसरा असिस्टेंट हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, असिस्टेंट 2, ठीक कहा तुमने, पता नहीं सर को क्या हो गया। यहां आकर तो काम में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वरना थोड़ी सी गलती पर भी कितना सुनाते थे। अच्छा, अरे ये बताओ सर को तुमने पानी की प्रॉब्लम के बारे में बताया या नहीं? दूसरा असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था। हमारा वाटर पंप खराब हो गया है, पानी का कहीं और से अरेंजमेंट करना होगा। इतने में अर्नव भी साइड पर आ पहुंचता है, जिसे देख पहला असिस्टेंट दौड़ते हुए अर्नव के पास आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अर्नव मुस्कुराकर जवाब देता है और पूछता है, कैसा चल रहा है सब? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उस पर दूसरा असिस्टेंट कहता है, सर प्रॉब्लम तो है, आपको बताना याद नहीं रहा। अर्नव चौंकते हुए कहता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? असिस्टेंट 1 जवाब देता है, सर कल से हमारा वाटर पंप खराब है, पानी की समस्या आन पड़ी है। जल्द से जल्द पानी का इंतजाम नहीं किया गया तो काम रोकना पड़ेगा और हमारे पंप को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। अर्नव चिंतित जो जाता है। तभी हरिया अर्नव को बताता है कि सामने वाले खेत में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां से पानी की सप्लाई पाइप जोड़ी जा सकती है। खेत के पीछे मकान में एक बुढ़िया रहती है, वो खेत उसी का है, आप जाकर उससे इजाजत ले लो तो बात बन सकती है। हरिया की बात सुन अर्नव सीधा उस मकान में पहुंचता है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने और आवाज देने पर भी कोई बाहर नहीं आता। दरवाजा धकेलने पर दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अर्नव आवाज देकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही एक बड़ा आंगन, बरामदा और 2 कमरे। अर्नव बरामदे में टंगी तस्वीरों को देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक अनजान तस्वीर पर जा टिकती है, जिसे देख अर्नव चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये यहाँ कैसे? अर्नव बरामदे में टंगी तस्वीरों को देखने लगता है। अचानक उसकी नजर एक अनजान तस्वीर पर जा टिकती है, जिसे देख अर्नव चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये यहाँ कैसे? इसको तो मैंने। अर्नव एक गहरी सोच में डूब जाता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है
एक पल के लिए अर्नव की सांसें थम सी जाती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो एक बूढ़ी औरत को पाता है। सफेद बाल, बोबला मुंह, त्वचा पर 1000 झुर्रियां, जो अपने आप में एक दस्तान बयां कर रही है। कमर झुकी हुई लाठी के सहारे खड़ी बूढ़ी औरत कमजोर पड़ चुकी आंखों को बढ़ाकर अर्नव को नजदीक से देख पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन पहचानने में असफल रहती है। पहचान भी कैसे पड़े? अर्नव को पहली बार जो देखा है, अपनी लड़ती हुई आवाज में अर्नव की तरफ देखकर पूछती है, कौन हो बेटा? क्या चाहिए? यहां तस्वीरों में किसे तलाश रहे हो? अर्नव एक गहरी सांस लेकर जवाब देता है, नमस्ते अम्मा जी, मेरा नाम अर्नव है। आपके सामने वाले खेत पर जो होटल बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिया है। बूढ़ी औरत अपने कानों पर जोर डालते हुए कहती है, क्या लिया है तुमने ट्रक? अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अम्मा जी, ट्रक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ठेका। मैं ठेकेदार हूं। बूढ़ी अम्मा सर हिलाते हुए कहती है, अच्छा तो यहां क्या चाहिए? अर्नव बूढ़ी अम्मा को बड़े प्यार से समझाते हुए कहता है, अम्मा जी एक समस्या आन पड़ी है। हमारा पानी का पंप खराब हो गया है, जिसके कारण काम रुक गया है। तो अगर आप अपने खेत में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने की इजाजत दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बस 2-3 दिन की बात है। आपका जो भी खर्च होगा वो मैं देने को तैयार हूं। बूढ़ी औरत दयालु स्वभाव की है। ज्यादा न सोचते हुए अर्नव को पानी लेने की इजाजत दे देती है। अर्नव जाते जाते उस तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखता है। अर्नव को इस समय कुछ भी पूछना सही ना लगा। वो बूढ़ी औरत का धन्यवाद कर मन में हजारों सवाल लिए बाहर की ओर निकल जाता है और अपने असिस्टेंट को हिदायत करता है कि वो खेत से वाटर पाइपलाइन का कनेक्ट जोड़ ले। अर्नव के घर में जब से मेजर साहब को पता चला है कि अर्नव अंबरपुर में ठहरा हुआ, तब से ही बहुत व्याकुल नजर आ रहे हैं। मन की व्याकुलता चेहरे पर साफ झलक रही है। राघव भी कोशिश में है किसी तरह अर्नव से संपर्क साधा जाए। उधर शाइना ने खुद को कमरे में कैद कर रखा है। रो रो कर उसका बुरा हाल है। ना खाने का होश है, ना पीने का खुद को सजा दे रही है। एक तरफ पिता की व्याकुलता, दूसरी और भाभी की चिंता उसे दोहरे संकट में डाले हुए है। ऐसी स्थिति में भी राघव खुद को मजबूत किए हुए अपने परिवार के साथ खड़ा है। लीला, घर की मेड, राघव को बताती है, शाइना ने सुबह से पानी तक ना पिया है और खुद को कमरे में बंद किए हुए है। ना बाहर आती है, ना किसी से बात कर रही है। इतना सुन राघव तेजी से ऊपर शाइना के कमरे में जाता है। काफी बार दरवाजा खटखटाने पर शाइना दरवाजा खोलती है। राघव देखता है शाइना के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी है। ना खाने पीने से चेहरा मुरझा सा गया है, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए हैं। ना हाथों में चूड़ी, ना कानों में बाली। शाइना का ऐसा रूप देख राघव की आंखों से आंसू छलक आते हैं। मन ही मन सोचता है, मेरी हंसती खेलती चंचल भाभी को क्या हो गया? गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करते हुए कहता है, अरे भाभी क्या बात? ये भूतनी क्यों बनी हुई हो? राघव ने ऐसा इसलिए बोला ताकि शाइना के चेहरे पर मुस्कान ला सके। आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? भूख हड़ताल किस लिए? इतना कहकर राघव बनावटी हंसी हंसता है। ऐसा करने पर भी शाइना के माथे से चिंतन रेखाएं कम नहीं होती है। उसका उदास चेहरा उदास ही रहता है। तभी राघव की नजर बिस्तर पर पड़ी मेडिकल रिपोर्ट पर जाती है। राघव उत्साही होते हुए रिपोर्ट को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी शाइना मेडिकल रिपोर्ट को सरका कर तकिए के नीचे छुपा देती है। शाइना नहीं चाहती कि घर वालों को उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता चले। उसका का इतना अजीब रवैया राघव को नागवार गुजरता है। जुबान से कुछ न कहते हुए बस आंखों से ही सवाल करके रह जाता है। शाइना भी जानती है राघव को उसका अजीब रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। राघव और कुछ न कहते हुए बाहर निकल जाता है। उधर अंबरपुर में शाम के समय अर्नव कंस्ट्रक्शन साइट पर काम में व्यस्त होता है। तभी हरिया वहां आकर कहता है, क्यों बाबूजी, अब तो पानी की कोई समस्या नहीं है ना? सब ठीक है।
उस पर अर्नव सर हिलाते हुए हम कहता है, हरिया बाबूजी एक बात बोलो। अर्नव, हाँ बोलो। हरिया, बाबूजी उस बूढ़ी औरत ने सही समय पे आपकी मदद की। आपको भी आभार मानते हुए कुछ उपहार देना चाहिए। हरिया की बात सुन अर्नव काम से ध्यान हटाते हुए कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे वहां जाना चाहिए। तुम एक काम करो, ये लो पैसे और बढ़िया मिठाई और कुछ फल खरीद लाओ, मैं अम्मा को दे आता हूं। कुछ ही देर में हरिया फल मिठाई ले आता है और अर्नव के साथ बूढ़ी औरत के घर चल देता है। वहां पहुंच अर्नव बूढ़ी औरत का धन्यवाद कर उसे मिठाई और फल देकर चलने को होता है। तभी उसकी नजर फिर से उस तस्वीर पर जा टिकती है, वही तस्वीर जो अर्नव के दिलो दिमाग पर एक रहस्य बन छप सी गई। अर्नव के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने ये सोना है, मेरी पोती। अर्नव चौंकते हैं, कहता है, क्या आपकी पोती? अच्छा, अब कहां है, दिखाई नहीं दे रही। इतना सुन बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी औरत चश्मा हटाकर आंसू पोंछते हुए आसमान की तरफ हाथ उठा कहती है, बेटा, अब सोना इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया। सोना के बारे जान अर्नव को गहरा झटका लगता है। कुछ देर खामोश रहकर अर्नव वही पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। सोना के अतीत के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। अर्नव भावुक होते हुए पूछता है, अम्मा, आपकी पोती सोना को क्या हुआ था? मतलब उसकी मौत कैसे हुई? पहले तो बूढ़ी औरत कुछ बताने को राजी नहीं होती, लेकिन अर्नव के बहुत जोर देने पर बूढ़ी औरत सोना के अतीत के बारे में बताती है। बेकफ्लेश, जंग के समय सोना की मां उसे छोड़ चल बसी, तब से मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। बेटा, ये बात आज से 22 साल पहले की है। उस समय सोना 15 बरस में लगी थी। मेरी पोती बहुत सुंदर थी, उसका उठान भी अच्छा था, कोई भी उसे देखे ना कहता था कि वो 15 बरस की होगी। यहां तक कि उसके रिश्ते आने लगे थे। बिरजू, सोना का पिता, तो चाहता था उसका ब्याह कर दिया जाए, पर मेरा दिल ना माना मेरी बच्ची को इतनी जल्दी ब्याहने का। सारे गांव में चहकती फिरती थी मेरी लाडली। मैं उसे मना करती थी, जामना खराब है, बाहर ना जाया कर, पर उसने मेरी एक ना सुनी कभी। फिर एक रोज वो मनहूस दिन भी आया जब बिरजू किसी काम से शहर गया था और मैं खेत के काम लगी थी। उस रोज सोना अकेली बकरियां चराने गांव के आखिरी छोर पर गई थी। शाम होने को आई, लेकिन सोना का कोई अता पता ना था। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात हो गई। सोना की कोई खबर ना मिली। मेरा दिल बैठा जा रहा था। गांव में सोना के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव सोना की खोज में लग गया, लेकिन सोना का कहीं पता ना चला। देर रात बिरजू भी शहर से लौट आया। रात भर सोना को आस पास के गांव और जंगलों में ढूंढा गया, पर उसकी कोई खबर ना मिली। अगली सुबह थाने में रपट कराई गई। दरोगा ने भी गांव में खूब ढूंढा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और 4 दिन बाद दरोगा को गांव के ही एक घर से सोना की लाश बरामद हुई। लाश को पहचानना भी मुश्किल था। शक्ल बिगाड़ दी गई थी, पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। कितना दर्द सहा होगा मेरी बेटी ने। उनको एक बार भी उस पर दया ना आई। मासूम सी फूल पर इतना अत्याचार। हवस पुजारी दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया था लगातार 4 दिन तक, और फिर उसकी बेरमी से हत्या कर दी। इतना कहकर बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है। अर्नव की भी आंखें नम हो जाती है। भावुक होते हुए पूछता है, सोना के साथ दुष्कर्म करने वाले कौन लोग थे? क्या उन्हें सजा हुई? कुछ देर शांत रहकर बूढ़ी औरत झल्लाते हुए कहती है, नहीं बेटा, उन दरिंदों को कोई सजा नहीं हुई। वो तो आज भी बेटौज गांव में घूमते हैं, और ये सब उस लंगड़े फौजी परमजीत की वजह से है। अपने पिता का नाम सुन अर्नव थोड़ा खटकता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। उस पापी की वजह से मेरी पोती को तो इंसाफ मिल नहीं सका, बल्कि इस न्याय व्यवस्था से दुखी मेरे बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। अर्नव थोड़ा दबे लहजे में कहता है, अम्मा, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन फौजी परमजीत की वजह से आपकी पोती को न्याय क्यों नहीं मिला? बेटा, जिस घर से सोना की लाश मिली थी वो घर परमजीत का है।
उसी ने उन दोनों दरिंदों को अपने घर में पनाह दे रखी थी और उसी ने उन्हें बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए, वरना आज वो दरिंदे जेल में होते या फिर फांसी हो गई होती। तब से ही वो फौजी यहां से मुंह छुपाकर शहर में बस गया। अरे काहे का फौजी? फौजी का धर्म रक्षा करना होता है, और वो परमजीत तो भक्षक निकला, भक्षक। अपने पिता के बारे में ऐसे शब्द सुन अर्णव के मन में पिता के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने दरिंदों को ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनका साथ भी दिया। इतना सब जान अर्णव के मन में पिता के प्रति क्रोध और नफरत की ज्वाला भड़क उठती है। अर्णव बूढ़ी औरत से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो सोना का केस दोबारा खुलवाकर उसे इंसाफ दिलाएगा, फिर अपराधी कोई भी हो। इतना कहकर अर्णव सोना की तस्वीर को देख मन ही मन उससे माफी मांगता है और बाहर निकल जाता है। रास्ते में अर्णव मन ही मन सोचता है, आखिर डेढ़ दरिंदों के साथ क्यों थे, क्या मजबूरियां थी। मैं आज ही घर वापस जाऊंगा। बूढ़ी औरत के घर से वापस जाते हुए अर्णव मन ही मन सोचता है, आखिर डैड ने उन दरिंदों का साथ क्यों दिया, क्या मजबूरियां थी। मैं आज ही घर वापस जाता हूं ताकि सच जान सकूं। अर्णव साइट पर वापस पहुंच अपने असिस्टेंट से कहता है, अरे मनीष, असिस्टेंट 1, सुनो, मैं शाम को घर जा रहा हूं, 2-3 दिन में वापस लौटूंगा। तुम और सोहराब, असिस्टेंट 2, ठीक से काम संभाल लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। उस पर असिस्टेंट 1 कहता है, सर आज शाम को जा रहे हैं, अगर आप कल सुबह घर के लिए निकले तो सही रहेगा। अर्णव, लेकिन आज शाम को ही क्यों नहीं? असिस्टेंट 1, यहाँ पहाड़ियों में शाम का सफर ठीक नहीं है सर, आप कल सुबह निकले यहाँ से। वैसे भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि आज रात मौसम बहुत जराब रहेगा, बारिश भी हो सकती है। अर्णव, तुम ठीक कहते हो, सुबह में ही जाना ठीक रहेगा। मैं आज रात और ठहर जाता हूं। धीरे धीरे शाम का सुरमाई रंग काले साए में बदल जाता है। सूरज ढलते ही ठंडी हवाओं के साथ बौछार शुरू हो जाती। अर्णव गाड़ी में बैठ मकान की तरफ चल देता है। रास्ते भर अर्णव सोना के बारे में ही सोचता रहता है। मकान के अंदर जाते ही वो हर एक दीवार को छू कर देखता, जैसे वो सोना की मौजूदगी को महसूस करना चाहता हो। सोना के बारे में सोचकर ही अर्णव का मन भराता है। कितना दर्द सहा होगा उसने, किस पीड़ा से गुजरी होगी वो। सोचते सोचते ना जाने कब अर्णव की आंख लग जाती है। रात के लगभग 2 बजे एक भयंकर चीज के साथ दर्द भरी रोने की आवाजों से अर्णव की आंख खुल जाती है। लेकिन इस बार ना तो वो भयभीत होता है ना घबराता है, बल्कि दृढ़ता के साथ सोना के साथ तहखाने के पास जाकर कहता है, देखो मैं जानता हूं तुम सोना हो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। अर्णव के इतना कहते ही तहखाने से आती चीच पुकार की आवाजें बंद हो जाती है। अर्णव इधर उधर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक अर्णव को पीछे से एक जोरदार धक्का लगता है, जिससे वो दीवार से जा टकराता है। इससे पहले कि अर्णव खुद को संभाल पाता, एक अदृश्य शक्ति अर्णव को हवा में लटका देती है। अर्णव की सांस घुटने लगती है, उसकी आंखें लाल पड़ जाती है। उखड़ी हुई सांस के साथ अर्णव जोर से कहता है, सोना, मैं जानता हूं तुम मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मुझसे क्यों बदला ले रही हो। देखो जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा कहने से भी सोना की आत्मा अर्णव को नहीं छोड़ती, उसे और प्रताड़ित करती है। हांफते हुए अर्णव फिर कहता है, सोना, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो मुझे खत्म कर दो, लेकिन मैंने जो तुम्हारी दादी से वादा किया है उसका क्या होगा? तुम्हारे गुनहगारों को सजा दिलवाकर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूं। इतना सुनते ही सोना की आत्मा अर्णव को हवा से जमीन पर उतार देती है, एक भयानक रूप में उसके प्रकट हो जाती है। इतना सुनते ही सोना की आत्मा अर्णव को हवा से जमीन पर उतार देती है और एक भयानक रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसका भयानक चेहरा देख
एक पल के लिए अर्नव का कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल अर्नव खुद पर काबू पाते हुए सोना की आत्मा से कहता है, सोना, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता पापा ने दरिंदों का साथ क्यों दिया। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सच तक पहुंचना चाहता हूं। गुनहगार जो भी हो, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। इतना सुनकर सोना की आत्मा अपनी भयंकर आवाज में कहती है, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे? क्या पिता का मोह तुम्हें कर्तव्य पर चलने देगा? अर्नव सोना की आत्मा का जवाब देता है, सोना, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो वादा किया है उससे पीछे ना हटूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सोना की आत्मा अर्नव को अतीत के बारे में बताती है। उस रोज बापू शहर गए हुए थे, तो दादी ने मुझे बकरियां चराने के लिए बाहर भेज दिया और खुद खेत पर चली गई। मेरे घर के आसपास घास के मैदान सूख गए थे, तो मैं गांव के दूसरे छोर यानी इस मकान के ठीक सामने वाले मैदान में अपनी बकरियां चरा रही थी। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो 2 लंबे चौड़े आदमी मेरे पीछे खड़े थे। उन्हें देख मैं सहम गई, इससे पहले कि मैं वहां से भागती। उनमें से एक आदमी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिसकी गंध से मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं एक अंधेरे कमरे में कैद थी, जहां मेरा दम घुट रहा था। मैं दर्द से कर्राह रही थी। मेरी टांगों के बीच से खून बह रहा था और मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा था। चलना तो दूर, खड़ा होना भी दुश्वार था। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज सुन दोनों मेरे पास आए। मुझे प्यास लगी थी। मैंने उनसे पानी मांगा और पूछा मैं कहां हूं, पर उन्होंने ना तो मुझे पानी दिया, ना मेरे सवालों का कोई जवाब। मुझे जानवरों की तरह घसीटने लगे। उनके अंदर से शराब की बू आ रही थी। उन्होंने मुझे इसी जगह मकान के हॉल की तरफ इशारा करते हुए लाकर पटक दिया। मेरे कपड़ों को फाड़ दिया और रात भर एक एक कर मेरा बलात्कार करते रहे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो शैतान दरिंदे हंसते रहे, मुझे पीटते रहे और मेरे साथ जबरदस्ती करते रहे, यहां तक कि मैं चीखते चीखते बेहोश हो गई। पर किसी ने भी मेरी आखिर चीख तक ना सुनी। जब उन दरिंदों को पता चला कि पुलिस मेरी तलाश में है, तो उन दरिंदों ने मुझे बेरमी से सीढ़ियों पर घसीटते हुए तहखाने में ले जाकर फेंक दिया और फिर से अपनी हवस को पूरा कर मेरे पूरे चेहरे को खंजर से गोद दिया। मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया ताकि किसी को मेरी पहचान ना पड़े, और बेरमी से मेरी हत्या कर इसी तहखाने में मेरी लाश को गाड़ दिया। इतना कहकर सोना की आत्मा रोने लगती है। अर्नव की आंखें नम हो जाती, उसका मन विचलित हो उठता है। अर्नव सोना की आत्मा से कहता है, जब तुम्हें पता है तुम्हारे हत्यारे कौन हैं, तो तुम खुद उनसे बदला क्यों नहीं लेती हो? तुम्हारे पास शक्तियां हैं, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। सोना, नहीं, मेरी शक्तियां सीमित है। मैं सिर्फ इस घर में आने वाले पर ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूं। इस घर से बाहर मेरी शक्तियां बेकार हो जाती है। इतना कहकर सोना की आत्मा हवा हो जाती है। अर्नव के वश में हो तो अभी जाकर उन दरिंदों को गोली मार दे, लेकिन अर्नव मजबूर है। वो अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए खुद से कहता है, ये समय भावुक होने का नहीं, बल्कि संयम से काम लेने का है। कानून की मदद से मैं उन राक्षसों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। सोना की दर्द भरी दास्तान सुनते सुनते सुबह हो जाती है। अर्नव घड़ी में समय देखता है तो सुबह के 6 बज रहे होते हैं। अर्नव अपना सामान पैक कर घर के लिए निकल पड़ता है। उधर अर्नव के घर में अर्नव की चिंता मेजर साहब को खाए जा रही है। आंखों से नींद भी ओझल हो गई। रात भर मेजर साहब बस करवट ही बदलते रहे। राघव भी चिंतित मन से हॉल पड़े, सोफे पर ही सो जाता है। लीला के उठाने पर उसकी आंख खुलती है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़े एक कागज पर जा टिकती है। राघव लीला से पूछता है, लीला, ये कागज कैसा पड़ा है? सीढ़ियों पर उठा कर लाओ। लीला कागज राघव के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये कागज शाइना मैडम का हो सकता है।
अभी मैं उनके कमरे से बेड शीट लेकर आई हूं, शायद तभी गिरा हो। राघव कागज को खोलकर पढ़ना शुरू करता है और मन ही मन कहता, ये तो वही मेडिकल रिपोर्ट है जो भाभी मुझसे छुपा रही थी। इस पर तो शाइना भाभी का नाम लिखा है। क्या है ये? रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों में चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आती है। राघव मन ही मन सोचता, आखिर भाभी ये खुशखबरी हम सबसे छुपा क्यों रही है। इतने में मेजर साहब भी खखारते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं। राघव खुश होते हुए मेजर साहब से कहता है, डेड कंग्रेचुलेशंस। मेजर साहब चौंकते हुए कहते हैं, किस बात की बधाई दे रहे हो बेटा? अर्नव वापस आ गया क्या? राघव, नहीं डेड भाई तो वापस नहीं आए, लेकिन एक नया मेहमान हमारे घर में जरूर आने वाला है। मेजर साहब थोड़ा बहुत समझते हुए कहते हैं, बेटा थोड़ा खुलकर बताओ, मैं समझा नहीं। राघव रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, डेड आप दादा बनने वाले हैं और मैं चाचा। इतना सुनकर मेजर साहब की चिंतन रेखाएं कम हो जाती है। मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या मैं दादा बनने वाला हूं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी शाइना को बधाई देकर आता हूं। इतना कहकर मेजर साहब सीढ़ियों को तरफ चल देते हैं। तभी राघव रोकते हुए कहता है, डेड रुकिए, भाभी अभी सो रही होगी, जब नीचे आएगी तब बधाई दे देना। इतना सुनकर मेजर साहब ठहर जाते हैं। खुश होते हुए कहते हैं, बेटा सुबह सुबह तुमने बड़ा शुभ समाचार दिया, मन प्रसन्न हो गया। अर्नव से बात हुई क्या? राघव जानता है उसकी अर्नव से बात नहीं हुई है, फिर भी पिता को चिंता ना हो इसलिए झूठ बोल देता है, डेड मेरी बात हुई थी अर्नव भाई से, वो बस आते ही होंगे। इतना सुनकर मेजर साहब के मन को शांति मिलती है। तभी अर्नव अपना बैग लिए घर में प्रवेश करता है। बाल बिखरे हुए, चेहरे का रंग फीका पड़ चुका है, आंखें लाल जैसे कई रातों से सोया ना हो। दीवानों की तरह बिना किसी से बात किए हुए सीधा ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। मेजर साहब राघव को सवालिया निगाहों से देखते हुए कहते हैं, अर्नव को क्या हुआ है? आज तक उसने ऐसा नहीं किया था। मुझसे बिना बोले कभी अपने कमरे में नहीं जाता। इतना अजीब बर्ताव। अर्नव को इस हुलिये में देख शाइना को बहुत चिंता होती है। आगे बढ़कर उसका बैग रखते हुए दबे लहजे में कहती है, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ आपको? अर्नव शाइना की तरफ देखता है और उसे हम में जवाब देकर बाथरूम में चला जाता है। शाइना को अभी तक यही लग रहा है कि अर्नव का मूड उसकी वजह से ही खराब है और वो उससे नाराज है। अर्नव फ्रेश होकर बाहर बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। किस तरह सोना की मदद की जाए? क्या उपाय किया जाए जिससे उसके कातिलों को सजा मिल सके? इस घटना को इतने साल हो गए कहा से सबूत जमा किए जाए। अर्नव सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी शाइना चाय देते हुए कहती है, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अपनी सोच से बाहर निकल अर्नव चाय का कप उठा चुस्की लेने लगता है। तभी शाइना हल्की आवाज में पूछती हूं, अर्नव क्या अभी भी आप मुझसे नाराज हैं? अर्नव चाय की चुस्की लेते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। शाइना फिर क्या बात है? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ देर शांत रहकर अर्नव शाइना को अंबरपुर में घटित घटनाओं को विस्तार से बताता है, जिसे जान शाइना भी भयभीत हो जाती है। उसके मन में भी हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। शाइना भी कहीं ना कहीं मेजर साहब को गुनाहगार समझने लगती है। दोपहर में पूरा परिवार खाने के टेबल पर जमा होता है। अर्नव ठीक से खाना भी नहीं खाता। उसका मन तो अभी भी विचलित है, बस कैसे भी करके सोना को न्याय दिलाना चाहता है। राघव और मेजर साहब एक दूसरे को देखते हैं। अर्नव अधूरा खाना छोड़ उठकर जाने को होता है। तभी मेजर साहब रोकते हुए कहते हैं, बेटा अर्नव क्या बात है? पहले तुम बिना बताए अबरपुर चले गए और जब से वहां से आए हो परेशान दिख रहे हो, ना बात कर रहे हो ना ठीक से खाना खा रहे हो। कोई बात है तो हमें बताओ। उस पर राघव भी पिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, भाई ये किस तरह का अजीब रवैया अपना रखा है?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ है आपको? अपने पिता और भाई के जोर देने पर अर्नव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मैं क्या बताऊं तुम्हें राघव? जो पूछना है डैड से पूछो। आज तक क्यों उन्होंने हमें अंधेरे में रखा? क्यों हमसे झूठ बोलते रहे? मेरी इस हालत के जिम्मेदार डैड ही है। राघव अपने पिता की ओर देखता है और चौंकते हुए पूछता है, भाई आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेजर साहब भी तेज आवाज में कहते हैं, अर्नव तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? साफ साफ बोलो, बात क्या है? अर्नव गुस्सा करते हुए कहता है, डैड आज तक आपने हमें अंबरपुर से दूर रखा ताकि आपकी सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए। आप एक कातिल हैं। आपने दरिंदों का साथ दिया, उन दरिंदों का जिन्होंने मासूम सोना के साथ अत्याचार किया, उसका बलात्कार किया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर तहखाने में गाड़ दिया। और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? आप तो एक फौजी हैं, फिर भी दरिंदों का साथ दिया, सारे सबूत मिटा दिए आपने। आप ना सिर्फ सोना बल्कि उसके पिता बिरजू की आत्महत्या के भी जिम्मेदार है। अब बताएं, क्या ये सब सच नहीं है? इस तरह अर्नव अंबरपुर में घटित घटनाओं को विस्तार से बताता है। अर्नव की बातें सुन राघव भी अपने पिता को सवालिया निगाहों से देखने लगता है। राघव अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, डैड, भाई जो कह रहे हैं क्या वो सच है? आपने दरिंदों का साथ क्यों दिया? आपने ही हमें सिखाया है, कुछ भी हो जाए कभी तलत का साथ ना देना। फिर आप खुद ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मजबूरियां रही आपकी, बताए? अपने परिवार की नजर में खुद को गिरता देख मेजर साहब मन ही मन सोचते हैं, यही सही समय है सबको सच्चाई बताने का। कुछ देर खामोश रहकर मेजर साहब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, अर्नव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात ठीक है। मैंने तुम्हें आज तक जो बताया वो झूठ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनाहगार हूं, पापी हूं। मेरी कुछ मजबूरियां थी। अगर मेरी जगह तुम होते तो शायद यही करते। तुम सबको सच जानना है, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं। इस तरह मेजर साहब अतीत का राज बताते हैं। मेरी टांग खराब हो जाने की वजह से मुझे समय से पहले ही फौज से रिटायर कर दिया गया। रिटायर होने के बाद मैं शहर में आकर बस गया। गांव के ही जमींदार लाला रामदास ने मुझसे अंबरपुर वाला मकान ये कहकर किराए पर ले लिया कि उसमें उसके नौकर कालिया पहलवान का परिवार रहेगा। मैंने भी ये सोचकर मकान दे दिया कि चलो कुछ पैसे ही महीने के महीने हाथ लग जाया करेंगे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बहुत समय हो गया था, सब ठीक चल रहा था। एक दिन मैं सरला मेजर साहब की पत्नी के साथ अंबरपुर गया। वहां मैं जैसे ही अपने घर में पहुंचा जो मैंने किराए पर दे रखा था, तो देखता हूं चारों ओर शराब की बोतलें लुढ़की हुई है और मांस की गंदी बू पूरे कमरे में फैली हुई। ये सब देख मैं गुस्से से लाल हो गया। तभी मेरे कानों में कुछ आवाज आई जो तहखाने से आ रही थी। मैं तेजी के साथ तहखाने में गया। वहां का दृश्य देख मेरी रूह कांप गई। तहखाने के बीच एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था और एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 15 साल रही होगी, निवस्त्र अवस्था में उस गड्ढे में पड़ी थी। कालिया पहलवान और उसका साथी उसे मिट्टी में दबा रहे थे। मुझे वहां से देख वो दोनों घबरा गए और मेरे पैर पकड़ माफी मांगने लगे। मैंने उन दोनों को खूब बुरा भला कहा और उनकी एक ना सुनी। सीधे लाला रामदास की हवेली पहुंचा, इस आशा से कि लाला उन लोगों को पुलिस में भेज देगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। लाला रामदास ने कालिया पहलवान का पक्ष लिया और मुझे सब भूल जाने को कहा। उसने कहा कि अगर ये बात गांव में फैल गई तो मेरी बदनामी होगी और इलेक्शन सर पर है, इसलिए इस बात को यही दबा दो। लेकिन मैं ना माना। मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर घर से लाश को निकाल लिया। लेकिन लाला रामदास ने सरला को अपने गुंडों से अगवा करवा लिया और मुझ पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। रामदास ने पुलिस को भी खरीद लिया और जांच में पुलिस ने उल्टा मुझे ही अपराधी दिखाया, क्योंकि लाश मेरे घर से ही मिली थी। मैं फिर भी ना माना और उन पर अदालत से मुकदमा करने की ठान ली।
आखिर रामदास ने एक्सीडेंट करवाकर सरला की हत्या कर दी और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैं फिर भी न माना, अपने फैसले से पीछे न हटा तो वो मेरे बच्चों को भी मार देगा। मैं सरला को खो चुका था, मुझमें और लड़ने की जान न बची थी। सोना के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप मुझ पर लगा दिया गया। ऐसे में मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने केस वापस ले लिया। सोना की लाश को वापस उसी तहखाने में दबा दिया गया। इस तरह केस बंद हो गया और हार कर मैं यहां शहर में बस गया। इतना कहकर मेजर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावुक होते हुए कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक उस मनहूस घर से दूर रखा। मैं एक हारा हुआ मजबूर फौजी जरूर हूं, लेकिन बुज़दिल नहीं। परिवार की खातिर मुझे बलिदान देना पड़ा, सो मैंने दिया। हर रात सोना मेरे सपनों में आकर मुझसे इंसाफ मांगती है और मैं आज तक उसे इंसाफ ना दिला सकता। इसी पश्चाताप की आग में मैं पल पल जलता रहता हूं। अब बताओ, क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूं? जो मैंने किया वो सही नहीं था? बोलो बेटा। अपने पिता की बात सुन अर्नव और राघव के मन में अपने पिता के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। उन्हें भी लगता है कि उनके पिता कायर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने जो निर्णय लिया वो ठीक था। अर्नव मेजर साहब के पैर पकड़ते हुए कहता है, डैड मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। आप एक सच्चे फौजी हैं, लेकिन डैड अब आपको अपश्चाताप की आग में जलना नहीं पड़ेगा। मैंने सोना की दादी से वादा किया है, मैं सोना के केस को रीओपन करवा कर उसे इंसाफ दिलाऊंगा, जिससे उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल सके। इस तरह आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको वापस मिल जाएगा। आखिर कब तक दरिंदे बचेंगे? अब गुनाहगारों को सजा होकर रहेगी। मेजर साहब अर्नव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि इंसाफ की इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। कल ही तुम किसी अच्छे वकील से मिलकर केस को रीओपन करवा दो। अर्नव केस रीओपन करवा देता है। अंबरपुर वाले घर के तहखाने की खुदाई कर सोना की गल चुकी लाश के अवशेषों की फोरेंसिक जांच की जाती है। मुख्य आरोपी कालिया पहलवान, उसका साथी मलखान और लाला रामदास पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। अर्नव और मेजर साहब की गवाही को भी दर्ज किया जाता है। 2 साल तक केस चलता है। मुख्य आरोपी कालिया पहलवान और मलखान पर सभी आरोप सिद्ध होते हैं और उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही लाला रामदास को आरोपियों का बचाव करने सरला, मेजर साहब की पत्नी की हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा होती है। साथ ही सबूत मिटाने के जुर्म में मेजर साहब को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उस समय की परिस्थिति और इंडियन आर्मी में उनकी सेवा को देखते हुए केवल 6 महीने की ही सजा होती है। साथ ही 5000 जुर्माना लगाया जाता है। इसी बीच शाइना एक लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम सोना रखा जाता है। इस तरह सोना के हत्यारों को सजा हो जाती है और उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कुछ साल बाद अर्नव अंबरपुर वाले मकान में सोना के नाम से अनाथ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करता है, जिससे गांव के अनाथ बच्चों का भला हो सके। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है, तो कहानी कैसी लगेगी कमेंट करें।